गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास में सामाजिक विज्ञान में भारत एवं समकालीन विश्व फर्स्ट, इसका लेसन सेकंड है वो करेंगे। लेसन सेकंड है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। लेक्चर नंबर है वो रहेगा हमारा 26। पिछले लेक्चर में भी हमने इसी लेसन को डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में हमने किया था औद्योगिक समाज एवं सामाजिक परिवर्तन कि यूरोप में उद्योगों की स्थापना होने से समाज में क्या क्या परिवर्तन है वो आए, क्या क्या समाज में बदलाव हुए। आज हम करेंगे यूरोप में समाजवाद का आना कि यूरोप में समाजवाद की जो स्थापना है वो हुई। देखिए, समाज के पुनर्गठन यानी कि दोबारा से जो गठन की, समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन सी थी, या हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि यूरोप में समाज के पुनर्गठन की विचारधारा है वो कौन सी थी। तो आंसर क्या होगा, क्या कौन सी थी, समाजवाद। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान है वो आकर्षित हो रहा था। यानी कि 19वीं सदी के मध्य तक जो समाजवाद है उसकी विचारधारा के बारे में चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी, लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित था। अब समाजवादी लोगों की विचारधारा क्या थी, क्या था समाजवाद। देखिए कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। जिस तरह से हमने पहले 3 विचारधाराएं की हैं, उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी, उसी तरह से यूरोप में 19वीं सदी में जो समाजवादी जो विचारधारा है, नई समाजवादी विचारधारा है, उसका उदय होना शुरू हो गया था। और उस विचारधारा के विचार क्या थे कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, कि जो निजी संपत्ति है, कि कई लोग बहुत सारे अमीर होते हैं, बहुत सारी संपत्ति है उनके पास, यानी कि निजी संपत्ति को वो विरोध मानते थे, विरोधी थे वो निजी संपत्ति के। क्यों? कि वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है, कि जो संपत्ति है उसके ऊपर जो निजी स्वामित्व होता है वो सभी समस्याओं की जड़ है, उसी से बहुत सारी समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं। ऐसी विचारधारा जो समाजवादी लोग हैं उनकी थी। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। यानी कि वो ये मानते थे कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति है और उससे दूसरे लोगों को रोजगार भी मिलता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने किया था कि उद्योगों की स्थापना हो गई थी, और वो उद्योग कैसे थे, सारे निजी उद्योग थे। तो निजी उद्योग क्या हो गया, एक संपत्ति होगी, निजी जो स्वामित्व हो गया उस पर। तो लेकिन उद्योगों में बहुत सारे लोगों को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन जो उद्योग किसके लिए है, लेकिन समस्या क्या थी कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है, कि जिसके पास संपत्ति है वो दूसरों को रोजगार तो देता है, लेकिन वो अपने फायदे के लिए ही, उसका जो मतलब क्या होता है, सिर्फ अपना फायदा, अपना लाभ कमाना। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। यानी कि वो इस बारे में नहीं सोचता, जैसे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं, वो उसकी संपत्ति जो है उसको उत्पादनशील बनाते हैं, यानी कि उद्योगों में कार्य करते हैं तो उत्पादनशील उत्पादन करते हैं वो, लेकिन वो उनके बारे में नहीं सोचता है। वो किसके बारे में सोचेगा, अपने लाभ के बारे में सोचता है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की अपेक्षा अगर पूरे समाज का नियंत्रण होगा, जो साझा सामाजिक हित है, सामाजिक कल्याण है, उसके ऊपर अधिक ध्यान दिया जा सकता है, ऐसा समाजवादी लोग हैं वो कहते हैं। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान किया। किस तरह का बदलाव चाहते थे कि निजी संपत्ति का विरोध करते थे, और वो क्या चाहते थे कि जो संपत्ति है उस पर पूरे समाज का अधिकार हो। तो इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी, यानी कि भविष्य के बारे में समाजवादी लोग हैं वो क्या सोचते थे। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव होता है सहयोगी, वैसे तो, यानी सामूहिक उद्यम के बारे में दिलचस्पी थी। यानी कि कुछ समाजवादी लोग हैं वो क्या सोचते थे कि कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक यानी कि एक समूह जो मिलके जो उद्यम है, जो मिलके जो कार्य है वो किया जाए, मिलके कार्य करने में दिलचस्पी रखते थे, सामूहिक उद्यम में दिलचस्पी रखते थे। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन
इंग्लैंड के एक उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना यानी कि अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। यानी कि कौन सी रचना थी? नया समन्वय। नए समन्वय के नाम से एक नए समुदाय की रचना का प्रयास किया। किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। कहाँ किया था? इंडियाना में। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत है वो नहीं बनाए जा सकते। कि कुछ समाजवादी लोगों का ये मानना था कि व्यक्तिगत यानी कि निजी कार्य करके, व्यक्तिगत रूप से कार्य करके, एक अकेला व्यक्ति कार्य करके सामूहिक खेत है वो नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। इनकी जो खेती की जाए, जो कृषि की जाए, वो भी सामूहिक रूप से की जाए, ना कि व्यक्तिगत रूप से। वे सामूहिक जो रूप से कृषि करने पर या सामूहिक रूप से उद्यम करने पर जो है बल देते थे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉन्क चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। लुई ब्लॉन्क का संबंध कहाँ से था? फ्रांस से। तो फ्रांस में लुई ब्लॉन्क क्या चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। पूंजीवादी उद्यम कौन से होते हैं? जिसमें पूंजी को ही महत्व दिया जाता है, यानी कि निजी संपत्ति जिसके पास है, बहुत अधिक धन उसके पास है, वो पूंजीवादी कहलाएगा। तो पूंजी पर जो पूंजी है, पूंजीवादी उद्यमों की जगह कौन से उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए? सामूहिक जो उद्यम है उनको बढ़ावा दिया जाए, सामूहिक रूप से मेहनत करने को बढ़ावा दिया जाए। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। जो कोऑपरेटिव जो समूह थे, जो सामूहिक उद्यम थे, वो कैसे थे? वो सभी लोग मिलकर किसी वस्तुओं को बनाते थे और जो भी मुनाफा होता था, जो भी लाभ मिलता था, उसको सब आपस में बांट लेते थे। इसी तरह से कार्ल मार्क्स का जो समय क्या रहा है? 1818 से 1882 तक। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। किस दिशा में? पूंजीवादी को खत्म करने पर और सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने पर। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, कि अगर हम उद्योगों की स्थापना करते हैं तो एक पूंजीवादी समाज को बढ़ावा देते हैं। उद्योगों की स्थापना पूंजीवादी समाज की स्थापना है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। कि फैक्ट्रियों में जो पूंजी लगाई गई है वो किसने लगाई है? पूंजीपतियों ने लगाई है। अमीर जो लोग हैं उन्होंने लगाई है। और उस पूंजीपतियों ने को जो लाभ मिलेगा, वो लाभ कौन कमाएंगे? वो लाभ तो मजदूर हैं, वो कमाएंगे। मेहनत किसकी है? मेहनत मजदूरों की है। और मुनाफा कौन कमाता है? मुनाफा पूंजीपति जो लोग हैं वो कमाते हैं। तब मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह का मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। कि जब तक पूंजीपति लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनसे श्रम करवाएंगे और मुनाफा खुद कमाएंगे तो मजदूरों की स्थिति में सुधार है वो नहीं हो सकता। क्योंकि अधिक मेहनत मजदूर करते हैं और अधिक लाभ कौन कमाते हैं? पूंजीपति कमाते हैं। तो मजदूरों की जो स्थिति है वो सुधर नहीं सकती। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। अगर मजदूरों की स्थिति में सुधार लाना है तो हमें पूंजीवाद को खत्म करना होगा। यानी कि मार्क्सवादी हैं, जो मार्क्स है वो किसके पक्ष में था? वो पूंजीवाद को खत्म करने के पक्ष में था, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के पक्ष में था। कि पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित जो शासन है उसको उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेंगे। मार्क्स क्या मानता था कि अगर मजदूरों को खुद के शोषण से बचना है, क्योंकि पूंजीपति जो लोग हैं वो मजदूरों का शोषण करते हैं, काम उनसे करवाते हैं और मुनाफा खुद कमाते हैं, तो इसलिए अगर इस तरह के शोषण से उनको बचना है तो उन्हें एक नए समाज की स्थापना करनी होगी। और वो नया समाज कैसा होगा? कि उस नए समाज में जो सारी संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार हो, एक ऐसे समाज की स्थापना करनी होगी। इनकी निजी स्वामित्व को तो खत्म करना होगा और जो सामाजिक स्वामित्व है उसको बढ़ावा देना होगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया है। कि जो इस तरह का जो समाज होगा कि जो निजी संपत्ति को खत्म करेगा और सामाजिक स्वामित्व को बढ़ावा देगा, तो उस समाज को इन्होंने क्या नाम दिया है? साम्यवादी समाज। साम्यवादी समाज की स्थापना किसने की? मार्क्स ने। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में
जीत मजदूरों की ही होगी, कि अगर पूंजीपतियों के साथ इस तरह का जो संघर्ष करेंगे तो जीतेंगे कौन? मजदूर वर्ग ही जीतेगा। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। कम्युनिस्ट या साम्यवादी जो समाज है वो भविष्य का समाज होगा, जिसमें जो नियंत्रण है किसके ऊपर होगा? जो सामाजिक जो नियंत्रण होगा, सामाजिक स्वामित्व होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। कि आज हमने क्या किया कि यूरोप में समाजवाद की स्थापना, कि समाजवादी जो विचारधारा है वो क्या चाहती थी। इसी के साथ ही जो होमवर्क है वो क्या रहेगा, जो आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है? आंसर क्या रहेगा? समाजवाद। फिर है क्वेश्चन सेकंड, कि समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते थे? कि हमने क्या पढ़ा कि समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते थे। क्यों करते थे? कि समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि निजी संपत्तियां सामंतवाद एवं समाज में असंतुलन को जन्म देती है, कि निजी संपत्तियों से असंतुलन को जन्म मिलता है। जो श्रमिक वर्ग है उनका शोषण होता है, पूंजीपति हैं वो और अधिक अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब है वो और अधिक गरीब होते जाते हैं। अमीर और गरीब की जो खाई है वो चौड़ी होती जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में समाजवादियों की मुख्य विचारधाराएं क्या थी? अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? क्या क्या विचारधाराएं थी समाजवादियों की? फर्स्ट है कि वे निजी संपत्ति के विरोधी थे। सेकंड, कि वे संपत्ति के निजी स्वामित्व को ही सारी समस्याओं की जड़ मानते थे। थर्ड, कि कुछ समाजवादियों को सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। और फिफ्थ क्या था, कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से ही बहुत बड़े खेत नहीं बनाए जा सकते, इसके लिए सरकार सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। क्या क्या विचारधाराएं थी? निजी संपत्ति का विरोध करते थे, निजी संपत्ति को ही सभी समस्याओं की जड़ मानते थे, सामूहिक उद्यम में दिलचस्पी रखते थे, पूंजीवाद को खत्म करके सामूहिक उद्यम को बढ़ावा देना चाहते थे, कि वो ये मानते थे कि एक व्यक्ति है वो एक व्यक्तिगत जो पहलकदमी है उससे बड़े खेत नहीं बनाए जा सकते, उसके लिए सामूहिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के बीच में दो अंतर बताएं। कि पूंजीवादी विचारधारा और जो समाजवादी विचारधारा है इनमें दो अंतर बताने हैं। फर्स्ट है पूंजीवादी विचारधारा, कि पूंजीवादी विचारधारा पूंजी पर निजी स्वामित्व को महत्व देती है। कि पूंजीवादी विचारधारा है उसमें तो पूंजी पर किसका स्वामित्व है? निजी स्वामित्व है, अमीर व्यक्ति है उनका स्वामित्व है जिनके पास पूंजी है। सेकंड है कि पूंजीपति केवल अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं, कि पूंजीपति लोग होते हैं मजदूरों से काम करवाएंगे लेकिन लाभ कौन कमाएगा? पूंजीपति ही कमाते हैं। फिर समाजवादी विचारधारा क्या है? समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, कि वो निजी संपत्ति का विरोध करते थे और जो सामाजिक स्वामित्व को महत्व देते थे। समाजवादी समाज के हित के बारे में सोचते हैं, कि वो समाज के हित के बारे में सोचते थे, ना कि निजी हित के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये 4 क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करने हैं।